इस दुनिया को देखिए जरा, इंटरेस्टिंग। कितनी कितनी निराली और विस्मयकारी हैं। ठंडे पर्वत, घने जंगल, वो गहरे महासागर, गर्म झरने, मतलब हर जगह हर कोने में जीवन मौजूद है। कभी सर पर दौड़ते घोड़े दिखते हैं तो कभी घाटियों में खिले हुए फूल। ये सब देखकर हैरानी होती है। लेकिन इन सबको देखकर एक बहुत गहरा सवाल उठता है कि असल में जीवन है क्या? और इस एक सवाल में भी देखा जाए तो दो प्रश्न छिपे हैं। एक तो है तकनीकी सवाल कि सजीव और निर्जीव में आखिर फर्क क्या है, और दूसरा थोड़ा दार्शनिक है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आज हम पहले वाले सवाल पे ही ध्यान देंगे, मतलब तकनीकी सवाल पर इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। आप सोचिए कि आप 18वीं शताब्दी में हैं। दुनिया भर से जो खोजी यात्री हैं वो जहाज भर भर के नए अनोखे पौधे और जानवर यूरोप ला रहे हैं। अब ये खजाने जैसा तो है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा सिरदर्द भी। हर कोई इन जीवों को अपना अपना अलग नाम दे रहा है। एक तरह का भ्रम और अव्यवस्था का माहौल है। तो विज्ञान को इस गड़बड़ से बाहर निकलने के लिए एक सिस्टम की, एक व्यवस्था की जरूरत थी। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो उसी व्यवस्था की कहानी है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि कैसे वैज्ञानिकों ने इस विशाल जीव जगत को समझने और उसे व्यवस्थित करने का रास्ता खोजा। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें पौधों और प्राणियों की अनगिनत किस्में दिखाई देती हैं। कुछ तो इतने छोटे हैं कि आंखों से दिखते भी नहीं। स्रोत बताते हैं कि अब तक जो जातियां खोजी और पहचानी गई हैं उनकी संख्या लगभग 17 से 18 लाख है। बिल्कुल, इसी को हम जैविक विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ये कोई आखिरी संख्या नहीं है, ये तो बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे हम नए और अनदेखे इलाकों में खोज करते हैं, जैसे गहरे समुद्र या अमेज़न के वर्षावन, हमें लगातार नए नए जीव मिलते रहते हैं। और हर एक तरह का पौधा, जंतु या सूक्ष्म जीव वो एक जाति यानी स्पीशीज का प्रतीक है। 17 से 18 लाख, ये संख्या सुनकर ही दिमाग चकरा जाता है। मतलब अगर मैं हर दिन एक नई जाति के बारे में सिर्फ 1 मिनट भी पढूं तो मुझे सब जानने में लगभग 5000 साल लग जाएंगे। ये तो अविश्वसनीय है। इस विशालता के बीच किसी एक जीव के बारे में बात करना भी कितना मुश्किल होता होगा। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। हम पौधों और प्राणियों को उनके स्थानीय नामों से जानते हैं। जैसे एक ही चिड़िया को कहीं गौरैया कहते हैं, कहीं चकली तो कहीं कुछ और। ये स्थानीय नाम तो एक ही देश में अलग अलग जगहों पर बदल जाते हैं। हाँ, इससे तो बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो सकता है। मान लीजिए भारत के किसी वैद्य को पता है कि एक खास जड़ी बूटी किसी बीमारी का इलाज कर सकती है और वो उसे अपने स्थानीय नाम से जानते हैं। अब अगर जर्मनी में कोई वैज्ञानिक उसी पौधे पर शोध करना चाहे तो वो कैसे जानेगा कि दोनों एक ही पौधे की बात कर रहे हैं? यही तो मुख्य चुनौती थी। अगर किसी जीव के बारे में विश्व स्तर पर चर्चा करने के लिए कोई एक मानक तरीका न हो तो वैज्ञानिक संवाद लगभग असंभव हो जाएगा। इसी भ्रम से बचने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया की जरूरत महसूस हुई जिससे हर जीव का एक मानक, एक साइंटिफिक नाम हो और उसे पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाए। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति या नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो इस वैश्विक उलझन का क्या समाधान निकाला गया? समाधान के तौर पर स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, कैरोलस लीनियस, जिन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने एक क्रांतिकारी प्रणाली दी, द्विपद नाम पद्धति यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस सिस्टम में हर जीव के वैज्ञानिक नाम के 2 हिस्से होते हैं और ये पद्धति आज भी दुनिया भर के जीव विज्ञानी इस्तेमाल करते हैं। 1 मिनट, लेकिन इस प्रणाली के लिए उन्होंने भाषा कौन सी चुनी? ये भी तो एक सवाल है। अगर अंग्रेजी चुनते तो फ्रांसीसी नाराज हो जाते, फ्रांसीसी चुनते तो कोई और। ये भी एक बड़ी समस्या रही होगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लिनियस और बाकी वैज्ञानिकों ने बहुत सोच समझकर लैटिन भाषा को चुना। इसके पीछे एक गहरा रणनीतिक कारण था। सोचिए, अगर उन्होंने अंग्रेजी या फ्रेंच चुनी होती तो विज्ञान पर किसी एक देश का दबदबा हो जाता। लैटिन उस समय किसी की मातृभाषा नहीं थी, उसे एक मृत भाषा माना जाता था। मृत भाषा? तो फिर इसे क्यों चुना गया? इसीलिए चुना गया क्योंकि ये स्थिर थी। आम बोलचाल की भाषाओं की तरह समय के साथ इसके शब्दों के अर्थ नहीं बदलते हैं।
इससे नामों में हमेशा एक रूपता बनी रहती है और सबसे बड़ी बात, ये एक निष्पक्ष जमीन बन गई जहां पूरी दुनिया के वैज्ञानिक बराबरी पर बात कर सकते थे। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये विज्ञान को वैश्विक बनाने की नींव थी। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। तो ये व्यवस्था काम कैसे करती है? स्रोतों में आम का उदाहरण दिया गया है जिसका वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। उदाहरण से समझते हैं। देखिए, इस पद्धति को बनाए रखने के लिए और इसमें एक रूपता लाने के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई गईं। आप इन्हें विज्ञान की दुनिया की नामकरण पुलिस कह सकती हैं। पौधों के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर यानी ICBN, और प्राणियों के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी ICZN। इनका काम ये पक्का करना है कि कोई भी वैज्ञानिक किसी जीव का नाम अपनी मर्जी से ना रखते और एक ही जीव के 2 मान्य नाम न हो जाएं। अच्छा, तो मैंगीफेरा इंडिका में ऐसा क्या खास है जो इन नियमों पे खरा उतरता है? इसके कुछ सार्वभौमिक नियम हैं। जैसे हमने बात की, पहला नियम है कि नाम लैटिन में होगा और इसे लिखते समय तिरछे अक्षरों मतलब इटैलिक्स में लिखा जाएगा। और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो? हाँ, अगर हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करना होगा, अंडरलाइन करना होगा। ये इस बात का संकेत है कि ये एक औपचारिक वैज्ञानिक नाम है। और इसके 2 हिस्से क्यों हैं? मैंगीफेरा और इंडिका, इसका क्या मतलब है? यहाँ नाम का पहला शब्द मैंगीफेरा उसके वंश यानी जीनस को बताता है और दूसरा शब्द इंडिका उसकी जाति मतलब स्पेसिफिक एपिथेट को। वंश एक तरह से कह सकते हैं कि कुल नाम या सरनेम जैसा है जो बताता है कि ये जीव किस बड़े समूह का हिस्सा है, और जाति का नाम उस समूह के भीतर उसकी अपनी खास पहचान है। एक और नियम है कि वंश नाम का पहला शब्द बड़े में कैपिटल में और जाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। जैसे मैंगीफेरा में M बड़ा है और इंडिका में I छोटा। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात है, कभी कभी नाम के अंत में संक्षेप में लेखक का नाम भी लिखा जाता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन। यहां लिन का मतलब है लीनियस। लीनियस। हाँ, इसका अर्थ है कि इस जाति का वर्णन सबसे पहले लीनियस ने किया था। तो मतलब लीनियस ने जिन जिन जीवों के नाम रखे सबके आगे अपना नाम जोड़ दिया। ये तो आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसा है जो हर तस्वीर पर अपना वाटरमार्क लगा देते हैं। आप कह सकते हैं, लेकिन ये असल में उस वैज्ञानिक को श्रेय देने का एक औपचारिक तरीका था। विज्ञान में ये दर्ज करना बहुत जरूरी है कि कोई खोज या वर्णन सबसे पहले किसने किया था। ये वाटरमार्क से ज्यादा एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अब हमारे पास हर जीव के लिए एक अनोखा वैज्ञानिक नाम है, जैसे हर नागरिक का अपना आधार कार्ड होता है। लेकिन सिर्फ नाम से क्या होगा? 18 लाख आधार कार्ड्स का ढेर किसी काम का नहीं जब तक कि हम ये न समझें कि ये लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं और उनका एक दूसरे से क्या रिश्ता है। तो यहीं से असली काम शुरू होता है ना? आपने समस्या को एकदम सही पकड़ लिया। 18 लाख नामों को याद रखना और उनके गुणों को जानना असंभव है। यहीं पर वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन की भूमिका आती है। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर सुविधाजनक समूहों में बांटा जाता है। जैसे हम जब कुत्ते की बात करते हैं तो हमारी दिमाग में खास तरह के जानवर की तस्वीर बनती है, बिल्ली की नहीं। हम इंस्टिंक्टिवली जानते हैं कि ये अलग अलग समूह हैं। बिल्कुल। इन समूहों या वर्गों के लिए जो वैज्ञानिक शब्द इस्तेमाल होता है वो है टैक्सा। कुत्ता एक टैक्सा है, बिल्ली एक टैक्सा है, स्तनधारी एक टैक्सा है, यहाँ तक कि प्राणी भी एक बहुत बड़ा टैक्सा है। तो टैक्सा एक तरह से किसी के पते मतलब एड्रेस जैसा हुआ। जैसे गेहूं एक घर है जो पौधे नाम के मोहल्ले में है और वो मोहल्ला जीव नाम के शहर में है। तो हर स्तर घर, मोहल्ला, शहर एक टैक्सा है। क्या बात है, आपने एकदम सही समझा। ये एक नेस्टेड सिस्टम है, जैसे एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा और उसके अंदर एक और डब्बा। वर्गीकरण हमें सिर्फ एक सूची नहीं देता बल्कि जीवों के बीच का रिश्ता भी बताता है। हम ये समझ पाते हैं कि कौन सा जीव विकास के क्रम में किसके ज्यादा करीब है। तो ये पूरा विज्ञान जिसे वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं, उसकी नींव क्या है? ये सब शुरू कैसे होता है? वर्गीकी के कुछ आधारभूत चरण हैं। सबसे पहले आता है विशेषीकरण यानी कैरेक्टराइजेशन।
मतलब किसी जीव के सभी बाहरी और भीतरी गुणों को पहचानना और लिस्ट करना। फिर आता है पहचान, आइडेंटिफिकेशन, यानी ये तय करना कि वो जीव पहले से ज्ञात किसी समूह से मिलता है या नहीं। इसके बाद होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, यानी उसे एक उचित टैक्सा में रखना। और सबसे अंत में आता है नाम पद्धति, नॉमेनक्लेचर, मतलब उसे वैज्ञानिक नाम देना। ये सुनने में बहुत आधुनिक और वैज्ञानिक लगता है, लेकिन क्या इंसान हमेशा से ऐसा नहीं करता आया है? बिल्कुल, ये कोई नया विज्ञान नहीं है। मानव हमेशा से अपने आसपास के जीवों को जानने और वर्गीकृत करने का प्रयत्न करता रहा है। स्रोत यही बताते हैं कि आदि मानव ने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, जैसे भोजन, कपड़े और आश्रय, इनके लिए जीवों का वर्गीकरण उनके उपयोग के आधार पर किया था। मतलब ये वर्गीकरण तो अस्तित्व के लिए जरूरी था। उन्हें ये जानना था कि कौन सा पौधा खाने लायक है, कौन सा जहरीला है, किस जानवर से दूर रहना है और किस जानवर की खाल कपड़े बनाने के काम आ सकती है। हाँ, वो वर्गीकरण का सबसे आरंभिक और व्यवहारिक रूप था। लेकिन आधुनिक वर्गीकी का आधार सिर्फ बाहरी रूप रंग या उपयोगिता नहीं है। आज हम कोशिका की रचना कैसी है, लाखों सालों में उस जीव का विकास कैसे हुआ है, पर्यावरण में उसकी क्या भूमिका है, इन जैसे गहरे गुणों का अध्ययन करते हैं। इससे हमें जीवों के आपसी संबंधों की ज्यादा सटीक और गहरी जानकारी मिलती है। तो आज हमने जीव जगत की उस विशाल विविधता से अपनी बात शुरू की जो पहली नजर में अव्यवस्थित और अनंत लगती है, और फिर उस वैज्ञानिक व्यवस्था तक का सफर तय किया जो इसे समझने में हमारी मदद करती है, यानी नामकरण और वर्गीकरण। ये केवल एक लिस्ट बनाने जैसा नहीं है, बल्कि जीवों के बीच विकास के क्रम में बने संबंधों की कहानी को समझने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि कैसे विज्ञान जटिलता में व्यवस्था खोजने की कोशिश करता है। बिना इस व्यवस्था के वो जो 18 लाख जातियां हैं, उनका ज्ञान बस बिखरी हुई जानकारी का एक विशाल ढेर होता, जिसे समझना और इस्तेमाल करना नामुमकिन होता। ये विज्ञान का वो ढांचा है जिस पर जीव विज्ञान की पूरी इमारत खड़ी है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचार मेरे मन में आ रहा है। स्रोत में उल्लेख है कि आदि मानव ने जीवों को उनके उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया था। क्या खा सकते हैं, किससे खतरा है? क्या आज भी हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहीं ना कहीं इसी बात से प्रभावित नहीं होता कि कौन सा जीव हमारे लिए कितना उपयोगी है? हम उन जीवों पर ज्यादा शोध करते हैं जिनसे हमें दवाइयां मिलती हैं या जो हमारी फसलें हैं। ये एक बहुत गहरा सवाल है। और इस उपयोगितावादी नजरिए के कारण हम प्रकृति के उन लाखों पहलुओं को, उन जीवों को अनदेखा तो नहीं कर देते जो सीधे तौर पर हमारे काम के नहीं लगते। क्या हम आज भी जंगल को सिर्फ लकड़ी और जड़ी बूटियों के स्रोत के रूप में देख रहे हैं, या उसके अपने अस्तित्व के मूल्य को भी समझ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। इस धरती पर लाखों, शायद करोड़ों तरह के जीव हैं, चींटी से लेकर व्हेल तक, घास से लेकर बरगद तक। कभी सोचा है कि वैज्ञानिक इन सबको व्यवस्थित कैसे करते हैं? ये कोई कबाड़ खाना तो है नहीं जहां सब कुछ बेतरतीब पड़ा हो। असल में ये एक बहुत ही शानदार लाइब्रेरी की तरह है जहां हर जीव को उसकी सही जगह पर रखा गया है। आज हम इसी लाइब्रेरी का कैटलॉग सिस्टम समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं जैविक वर्गीकरण। और ये सिर्फ नाम और पते की एक लिस्ट नहीं है। इसके लिए एक बहुत गहरा शब्द है, सिस्टमैटिक्स। ये लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका मतलब है किसी भी चीज को एक डिज़ाइन, एक व्यवस्था में रखना। महान वैज्ञानिक कारोलस लिनियस ने अपनी किताब का नाम सिस्टमा नेचुरी रखा था, यानी प्रकृति की व्यवस्था। तो यह सिर्फ सूची बनाना नहीं, बल्कि जीवन के विशाल पारिवारिक वृक्ष को समझने की कोशिश है कि कौन किससे कितना करीबी रिश्तेदार है। जीवन का पारिवारिक वृक्ष, यह सोचने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। ठीक है, तो चलिए आज इसी पारिवारिक वृक्ष की थोड़ी पड़ताल करते हैं। हम एक जाने पहचाने जीव को चुनेंगे और उसकी पहचान की परत दर परत जांच करेंगे। हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि एक आम, एक शेर और हम इंसान इस विशाल नक्शे में कहाँ खड़े हैं। इसे ऐसे समझिए कि हम एक के अंदर एक रखे डिब्बों का राज खोलने जा रहे हैं, सबसे छोटे डिब्बे से शुरू करके सबसे बड़े तक। तो सबसे पहले सबसे छोटा और सबसे बुनियादी डिब्बा, जाति, या जिसे विज्ञान में स्पीशीज कहते हैं। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। सीधे शब्दों में कहें तो यह उन जीवों का समूह है जो एक जैसे दिखते हैं और आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। हमारे स्रोतों में कुछ अच्छे उदाहरण हैं, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका
और शेर का है पैंथेरा लियो। हाँ, और यहाँ पर जो दूसरा शब्द है इंडिका या लियो, वही असल में उस जीव की जाति है। पहला शब्द कुछ और बताता है जिस पर हम अभी आएंगे, लेकिन जाति को समझने का सबसे आसान तरीका है खुद को देखना। हम सभी इंसान, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, एक ही जाति के हैं, होमो सेपियंस। यहाँ सेपियंस हमारी जाति है। ये हमें इस सिस्टम से सीधे तौर पर जोड़ता है। अच्छा, ये तो समझ आया, एक जाति मतलब एक तरह के जीव। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है। शेर पैंथेरा लियो, बाघ पैंथेरा टिग्रिस और तेंदुआ पैंथेरा पार्डेस, ये तीनों अलग अलग जातियां हैं, ये तो साफ है। लेकिन ये तीनों एक दूसरे से किसी कुत्ते या भालू के मुकाबले कहीं ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो क्या विज्ञान के पास इस मिलते जुलतेपन को दर्शाने के लिए कोई अगला बड़ा डब्बा है? बिल्कुल है, और यहीं से कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है। जाति से ठीक ऊपर का स्तर है वंश या जीनस। वंश करीबी रूप से जुड़ी हुई जातियों का एक समूह है। आपने जो उदाहरण दिया वो एकदम सटीक है। शेर, बाघ और तेंदुआ, ये तीनों अलग जातियां हैं, लेकिन इनकी खोपड़ी की बनावट, दहाड़ने की क्षमता और कई दूसरी समानताओं की वजह से इन्हें एक ही वंश पैंथेरा में रखा गया है। एक मिनट, तो मतलब पैंथेरा वो एक तरह से इन बड़ी बिल्लियों का सरनेम हो गया? आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं। ये एक पारिवारिक नाम जैसा है। अब देखिए, हमारी घरेलू बिल्ली भी तो एक बिल्ली है, लेकिन वो दहाड़ नहीं सकती, उसका आकार छोटा है, इसलिए उसे एक अलग वंश में रखा गया है, फेलिस। उसकी जाति है कैटस, तो पूरा नाम हुआ फेलिस कैटस। तो पैंथेरा और फेलिस दोनों अलग अलग वंश हैं जो हमें बताते हैं कि बड़ी बिल्लियां और छोटी बिल्लियां करीबी रिश्तेदार तो हैं, लेकिन उनके विकास का रास्ता कुछ अलग रहा है। ये तो कमाल की बात है। मुझे स्रोतों में पौधों का एक और उदाहरण दिखा जिसने मुझे सच में चौंका दिया। आलू, टमाटर और बैगन, ये तीनों स्वाद में, रंग रूप में इतने अलग हैं, लेकिन ये सभी एक ही वंश सोलेनम का हिस्सा हैं। ये तो मानने में ही नहीं आता। वैज्ञानिक इनमें ऐसी क्या समानता देखते हैं जो हमें अपनी रसोई में नहीं दिखती? यह एक शानदार सवाल है। वैज्ञानिक इनके फूलों की बनावट, बीजों की संरचना और अंदरूनी रासायनिक गुणों को देखते हैं। और इस जानकारी का बहुत व्यावहारिक महत्व है, क्योंकि हमें पता है कि आलू और टमाटर एक ही वंश के हैं। हम ये समझ सकते हैं कि जो बीमारी या कीड़ा आलू को लगता है, वो टमाटर को भी आसानी से निशाना बना सकता है। ये जानकारी किसानों के लिए और नई किस्में विकसित करने वाले वैज्ञानिकों के लिए सोने की तरह है। ये सिर्फ एक अकेडमिक अभ्यास नहीं है, इसका सीधा असर हमारी थाली पर पड़ता है। वाह! तो वंश हमें जीवों के बीच के गहरे रिश्ते बताता है जो शायद ऊपर से ना दिखें। ठीक है, तो अब हम जाति और वंश को समझ गए हैं। लेकिन पैंथेरा, शेर, बाघ और फेलिस, घरेलू बिल्ली, ये दोनों वंश अलग तो हैं, पर हैं तो दोनों बिल्ली ही। तो क्या विज्ञान में इस बिल्लीपन को पकड़ने के लिए कोई और बड़ा डिब्बा है? हाँ, और उसे कहते हैं कुल या फैमिली। एक कुल में एक दूसरे से मिलते जुलते कई वंश आते हैं। तो आपके सवाल का जवाब है हाँ, पैंथेरा और फेलिस जैसे सभी वंशों को एक साथ फेलिडे कुल में रखा गया है। यह है बिल्ली परिवार। इस परिवार के सभी सदस्यों में कुछ खास बातें एक जैसी हैं, जैसे उनके पंजे अंदर बाहर हो सकते हैं, उनकी शिकार करने की शैली मिलती जुलती है। ठीक है, तो फेलिडी मतलब बिल्ली कुल। अब अगर बिल्लियां एक कुल में हैं, तो जाहिर है कुत्ते भी एक कुल में होंगे। एकदम सही। कुत्तों, भेड़ियों, लोमड़ियों को एक साथ कैनेडी कुल में रखा जाता है। अब आप एक बिल्ली फेलिडी और एक कुत्ता कैनेडी को अगल बगल रखकर देखिए। आपको कुछ समानताएं दिखेंगी, जैसे दोनों के नुकीले दांत हैं, दोनों 4 पैरों पर चलते हैं। लेकिन अंतर भी बहुत सारे हैं। यही अंतर उन्हें 2 अलग-अलग कुलों में रखते हैं। यहाँ से अब तस्वीर और बड़ी और दिलचस्प होती जा रही है। हमारे पास बिल्लियों का एक कुल फेलिडी है और कुत्तों का दूसरा कुल कैनेडी है। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही ज्यादातर मांसाहारी हैं। क्या इस आदत के आधार पर भी कोई समूह बनाया गया है? बिल्कुल। कुल से ऊपर की श्रेणी है गण या ऑर्डर, और फेलिडी और कैनेडी इन दोनों कुलों को उनके मांसाहारी स्वभाव और उससे जुड़ी शारीरिक बनावट, मतलब जैसे दांतों की संरचना, उसके कारण एक ही गण कार्निवोरा में रखा गया है। रुकिए, कार्निवोरा का मतलब तो मांसाहारी हुआ। इसमें बिल्ली और कुत्ता हैं, ये तो समझ आता है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इसी गण में भालू और सील भी आते हैं। अब एक भेड़िया और एक भालू में तो जमीन आसमान का फर्क लगता है। ये श्रेणी कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं हो गई? आपका संदेह जायज है, और यहीं पर वर्गीकरण का एक गहरा सिद्धांत सामने आता है।
वर्गीकरण सिर्फ आज की आदतों पर नहीं बल्कि लाखों साल के विकासवादी इतिहास पर आधारित है। भालू के पूर्वज मांसाहारी थे और उनकी शारीरिक बनावट आज भी एक मांसाहारी जीव की ही है, भले ही कुछ भालू आज फल और पौधे ज्यादा खाते हों। और पांडा का तो मामला और भी दिलचस्प है। वो है तो गण कार्निवोरा का सदस्य, लेकिन खाता सिर्फ बांस है। उसका पाचन तंत्र आज भी मांस पचाने के लिए बना है, इसलिए उसे बांस से ऊर्जा निकालने के लिए दिन भर खाते रहना पड़ता है। तो गण हमें उनकी विरासत के बारे में बताता है, ना कि सिर्फ मौजूदा पसंद के बारे में। अच्छा, तो ये उनके परिवार के इतिहास के बारे में है। ये तो एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। ठीक है, तो गण कार्निवोरा में शिकारी जानवर आ गए। अब हम इंसानों का क्या? हम तो इस गण में नहीं हैं। हमारा रिश्ता इन बिल्ली और कुत्तों से कहाँ और कैसे जुड़ता है? यहाँ हम एक और बड़ी छलांग लगाते हैं, गण से वर्ग या क्लास तक। कई अलग अलग गणों को मिलाकर एक वर्ग बनता है। जैसे एक गण है प्राइमेटा, जिसमें बंदर, गोरिल्ला और इंसान आते हैं। दूसरा गण है कार्निवोरा, जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं। तीसरा गण है रोडेंशिया, जिसमें चूहे और गिलहरियां आती हैं। ये सब कितने अलग हैं, लेकिन इन सभी को एक ही वर्ग मैमेलिया या स्तनधारी में रखा गया है। स्तनधारी, ये शब्द तो सुना हुआ है। इसका आधार क्या है? इसका आधार कुछ बहुत ही बुनियादी और साझा विशेषताएं हैं, जैसे शरीर पर बालों का होना, बाहरी कान का होना और सबसे जरूरी अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियों का होना। ये गुण एक बंदर में भी है, एक बाघ में भी, एक चूहे में भी और एक वेल में भी। मुझे याद है जब मैंने पहली बार पढ़ा कि वेल मछली नहीं बल्कि एक स्तनधारी है, जिसका सबसे करीबी जमीनी रिश्तेदार दरियाई घोड़ा है, तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। ये वर्गीकरण प्रणाली आपको ऐसी हैरान करने वाली बातें बताती है जो सतह पर बिल्कुल नहीं दिखती। वेल और दरियाई घोड़ा, ये वाकई हैरान करने वाला है। तो अब हम वर्ग मैमेलिया तक पहुंच गए हैं, जिसमें हम बंदर, बिल्लियां, कुत्ते, वेल सब शामिल हैं। पर कहानी यही खत्म नहीं होती है ना? बिल्कुल। क्या एक स्तनधारी जैसे बिल्ली और एक सरीसृप जैसे छिपकली या एक पक्षी जैसे कबूतर में भी कोई समानता हो सकती है? ये तो बहुत ही अलग लगते हैं। ऊपर से देखने पर वे बहुत अलग लगते हैं, लेकिन उनके शरीर के मूल डिजाइन में एक बहुत बड़ी समानता है। और यही हमें अगले स्तर पर ले जाती है, जो है संघ या फाइलम। मैमेलिया स्तनधारी, एव्स पक्षी, रेप्टिलिया सरीसृप, एम्फीबिया उभयचर और मछलियां, इन सभी अलग अलग वर्गों को एक ही संघ कॉर्डेटा में रखा गया है। कॉर्डेटा, ये तो बहुत तकनीकी शब्द लग रहा है। इसका सरल मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, कॉर्डेटा वो विशाल खानदान है जिसके सभी सदस्यों में जीवन में कभी न कभी रीढ़ की हड्डी का एक ब्लूप्रिंट जरूर रहा है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। ये वो पहला कच्चा स्केच है, वो बुनियादी ढांचा है जिसके आधार पर बाद में रीढ़ की हड्डी बनती है। यही वो एक धागा है जो एक विशाल वेल को, एक छोटे से कबूतर को, एक मगरमच्छ को और एक इंसान को एक ही बड़े परिवार का हिस्सा बनाता है। ये जानना भी जरूरी है कि पौधों में संघ के बराबर की श्रेणी को भाग या डिवीजन कहते हैं। रीढ़ की हड्डी का ब्लूप्रिंट, ये समझाने का एक शानदार तरीका है। तो अब हम लगभग चोटी पर पहुंच गए हैं। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी अलमारी कौन सी है? सबसे बड़ी और आखिरी श्रेणी है जगत या किंगडम। यह सबसे बड़ा डिब्बा है। अब तक हमने जितने भी जानवरों की बात की, चाहे वो कीड़ा हो, मछली हो, शेर हो या इंसान, उन सभी को एक ही जगत में रखा गया है, एनिमेलिया जगत यानी प्राणी जगत। और इसी तरह दुनिया के सभी पेड़ पौधों, घास फूस को प्लांटे जगत में रखा गया है। ये जीवन का सबसे बड़ा और पहला बंटवारा है। तो चलिए इस पूरी जासूसी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने एक जाति से शुरुआत की और वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ से होते हुए जगत तक पहुंचे। इसमें एक नियम साफ दिखता है। जैसे जैसे हम छोटे डिब्बे से बड़े डिब्बे की ओर जाते हैं, या कहें कि इस पदानुक्रम में ऊपर चढ़ते हैं, जीवों के बीच समान गुणों की संख्या कम होती जाती है। मतलब एक ही जाति के दो इंसानों में सबसे ज्यादा समानता होगी और एक ही जगत के दो सदस्यों, जैसे एक केंचुए और एक इंसान, में बहुत ही कम समानताएं होंगी। बिल्कुल। और इस पूरी संरचना को ठोस रूप देने के लिए हम किसी भी जीव का पूरा जैविक पता लिख सकते हैं। चलिए स्रोत में दिए गए उदाहरणों से इंसान और आम का पता देखते हैं। पहले इंसान। हाँ, बताइए। जाति
सेपियंस, वंश, होमो, कुल, होमोनिडी, गण, प्राइमेट, वर्ग, मैमेलिया, संघ कॉर्डेटा, और जगत। एनिमेलिया। हाँ। ये हमारा पूरा जैविक पता है जो जीवन के नक्शे पर हमारी सटीक लोकेशन बताता है। और आम का? वो तो बिल्कुल अलग दुनिया है। हाँ, उसका पता देखिए। जाति इंडिका, वंश, मैंजीफेरा, कुल, एनाकार्डियसी, गण, सैपिंडेल्स, वर्ग, डाइकोटिलिडूनी, और भाग जो संघ के बराबर है वो है एंजियोस्पर्मी। और जगत तो प्लांटी ही होगा। बिल्कुल। जगत प्लांटी, देखिए कैसे हर जीव को, चाहे वो पौधा हो या जानवर, इस प्रणाली में एक बहुत ही व्यवस्थित और निश्चित जगह दी गई है। ये वाकई अद्भुत है। ये सिर्फ रटने वाली जानकारी नहीं है, ये प्रकृति की असीम जटिलता को समझने का एक बहुत ही सुंदर और तार्किक तरीका है। ये हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि जीवन के एक विशाल आपस में जुड़े हुए जाल का हिस्सा हैं। और अंत में एक विचार, स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि जैसे जैसे हम पदानुक्रम में ऊपर जाते हैं, जीवों के बीच संबंधों को तय करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसी से जुड़ा हमारा अंतिम विचार है, ये वर्गीकरण प्रणाली पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीवित विज्ञान है जो लगातार विकसित हो रहा है। मतलब ये नक्शा बदला भी जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है और हमें डीएनए जैसी नई और शक्तिशाली जानकारी मिल रही है, इन श्रेणियों और संबंधों पर लगातार बहस होती है और बदलाव भी किए जा रहे हैं। हम अब सिर्फ बाहरी बनावट नहीं, बल्कि जीवों की जेनेटिक कोड को पढ़कर उनके असली रिश्ते ढूंढ रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है, आज से 50 साल बाद जब हमारे पास और भी उन्नत तकनीक होगी, तब जीवों को वर्गीकृत करने का हमारा ये तरीका कितना बदल चुका होगा। क्या पता जिन्हें आज हम दूर के रिश्तेदार समझते हैं, डीएनए की जांच के बाद वो हमारे सबसे करीबी पड़ोसी निकलें।